वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया, भारत के विश्व बैंक के साथ क्या संबंध रहे हैं, विश्व बैंक की कौन सी प्रक्रिया का भारत विरोध भी करता है और कई मौक़ों पर विश्व बैंक ने भारत को मदद भी की है, लोन दिए हैं या ग्रांट दी है, जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के बाद हमारा बहुत बड़ा सोर्स 1950 के दशक में सबसे बड़ा सोर्स जो फॉरेन असिस्टेंट का था वो वर्ल्ड बैंक ही रहा था। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया, वर्ल्ड बैंक की क्या कार्य है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस काम करता है और इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहे हैं और वर्ल्ड बैंक की किन बातों को लेकर भारत और दूसरे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्रिटिसिज्म इसकी करते हैं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम, वैसे तो इसका नाम IBRD है और शुरू में IBRD की स्थापना ही की गई थी, इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता था, लेकिन एक ब्रांच फिर और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एक और बना ID। आज इन दोनों को मिलाकर हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन और ग्रांट प्रोवाइड करवाता है और सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट को ही ये ऐड उपलब्ध करवाता है, किसी प्राइवेट कंपनी को, एजेंसी को उपलब्ध नहीं करवाता। और मुख्य रूप से जो ऐड या लोन देता है वो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, यानी कि जो पिछड़े हुए देश हैं या जिनकी इनकम ग्रुप कम, इनकम का दायरा कम है, उनको ही ये उनकी इनकम मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं या लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं को प्रोवाइड करवाता है। बाद में जब IDA बना तो जो सबसे ज़्यादा गरीब है, लो इनकम कंट्रीज, उनको एक कंसेशनल रेट पर ये उपलब्ध करवाता था। तो दोनों ही ब्रांच, दोनों ही जो एजेंसी कह सकते हैं जिसको वर्ल्ड बैंक मिलके जो बनता है, दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं ये पिछड़े और मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों को लोन या ग्रांट प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से हुई थी, जिसको हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, एक वर्ल्ड बैंक जिसको हम आज अभी पढ़ रहे हैं और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों ही बड़े ही क्लोजली काम करते हैं। दोनों का हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। दोनों को एक ही कॉन्फ्रेंस के तहत जो है दोनों अस्तित्व में आए थे और आज भी बहुत बड़ा इनका मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने में, विश्व के मॉनेटरी सिस्टम को चलाने में आज भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की। 1960 में जैसे मैंने बताया था, दूसरा इसका और पार्ट जो है इंडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो सॉफ्ट लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सॉफ्ट लोन का मतलब इसकी कंडीशन थोड़ी लीनियंट होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो इसीलिए ये सॉफ्ट लोन की कैटेगरी में आते हैं। ये जो ज़्यादा पुअर कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो ज़्यादा पुअर कंडीशन जिनकी है, उनको ये ग्रांट या लोन प्रोवाइड करवाता है। वैसे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इसके पार्ट हैं ग्रुप में। एक तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको सामान्यतः वर्ल्ड बैंक के नाम से जिसको हम जानते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई। मेनली प्रोवाइड लोन, क्रेडिट एंड ग्रांट्स देता है। ये मुख्य रूप से डेवलप जो कंट्रीज़ को ही देता है, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट को ही देता है। दूसरा IDA है 1960 में, जो मैंने बताया था, लो और नो इंटरेस्ट लोन ऑन लो इनकम कंट्रीज, जिनकी आय कम है, आय का स्तर नीचा है, उसको या तो बिना इंटरेस्ट के लोन देता है या बहुत कम दर पर उसको लोन देता है या ग्रांट उपलब्ध करवाता है IDA। आज इन दोनों को ही मिलकर वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर ये 3 और ऐड कर दिए जाए तो इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, जो 1956 में बनाया गया था।
ये प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को एडवाइस देता है या इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाता है या मैनेजमेंट में उनकी मदद करता है। एक है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका मेंबर 1994 में बना था। इनका मेंबर भारत शुरू में ही बन गया था जब भी एस्टेब्लिश हुए थे। इट इशूज लेंडर एंड इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। जो कोई देश दूसरे देश में खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्ट की गारंटी देता है पॉलिटिकल रिस्क से कि भाई अगर वार हो जाता है तो उसकी जो एसेट है वहाँ पर उसकी सुरक्षा की गारंटी ये देता है, उसको इंश्योरेंस ये करता है, इंश्योर करता है उसकी सेफ्टी को लेकर। एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID 1966 में। ये जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होते हैं इन्वेस्टर और जो बोरोवर कंट्रीज होता है या जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है उसके बीच में जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट तो उनको सेटल करता है। भारत ने इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मेंबर भारत नहीं। इन चारों ऊपर जो चार जो पार्ट है वर्ल्ड ग्रुप बैंक ग्रुप के उनका भारत मेंबर है और इन तीन का मेंबर शुरू में ही था और मेगा का मेंबर जो है ये MIGA का 1994 में बन गया था और इसका मेंबर भारत नहीं बना। भारत इसको बाइस्ड इंस्टीट्यूशन मानता है, जो ट्रांसपेरेंट इसका जो सेटलमेंट सिस्टम नहीं मानता उसको। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वैसे तो ये रिलेटेड है एक UN से, यानी कि UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट होता है, लेकिन इट इज़ नॉट अकाउंटेबल ईदर टू जनरल असेंबली और टू द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन ये उनके प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी न तो जनरल असेंबली के प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और न ही सिक्योरिटी काउंसिल के प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ईच ऑफ द बैंक्स मोर देन 180 मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंट द बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसके दो मेन इसके संगठन के जो हैं स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन पार्ट है, एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो पढ़ेंगे उसमें। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो है इसमें सभी देश अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। द गवर्नर आर यूजुअली देयर कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है लेकिन एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव भी भेजते हैं। अगर एक की काम ना कर पाए तो उसकी जगह अल्टरनेट भी भेजा जाता है। और जनरली जो मेंबर होता है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का होता है या तो उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है यानी कि वित्त मंत्री होता है, और या फिर वहाँ के जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ RBI है, तो इसी तरह हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, या तो उसका गवर्नर होगा या कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जनरली यही होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर हैज सम इम्यून टू IBRD पॉलिसीज, कुछ इन्फ्लुएंस है IBRD पॉलिसी पर, लेकिन एक्चुअल डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से है, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर है और एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो जो मेन पावर है, जो असली पावर है इसकी, जो इसकी वर्ल्ड बैंक की IBRD की जिसकी हम बात करें, इसके इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जिसके 25 मेंबर हैं और जो रोज़ाना के जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसी के द्वारा ली जाती है। और यही जो है 25 एग्जीक्यूटिव जो इसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। हालांकि इलेक्ट करने का ये नहीं है कि कोई ओपन इलेक्शन होता है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इसमें देखें कि इसका जो प्रेसिडेंट है, जो बनता है इसका प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष होता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति, एक अमेरिकन सिटीजन ही ट्रेडिशनली होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति ही नाम सजेस्ट करता है और उसी को इनको सहमति देनी पड़ती है या उसी को इनकी मंजूरी चाहिए होती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मंजूरी चाहिए होती है उसको। तो एक अमेरिकन सिटीजन ही इसका बनता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा ही नामित किया जाता है। प्रेसिडेंट जो इसका IBRD का प्रेसिडेंट है वही पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट माना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटायर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट वही माना जाता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चेयर करता है और बैंक की ओवरऑल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी भी इस प्रेसिडेंट की ही होती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्ट्री द बैंक प्रेसिडेंट हु सर्व द चेयरमैन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज़ बीन अमेरिकन सिटीजन। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अमेरिकन सिटीजन ही
होता है ये। इसके कुछ मदद करने के लिए कुछ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स में भी बैंक एंड इट्स प्रिंसिपल मैनेजर्स होते हैं जो इंचार्ज होते हैं पर्टिकुलर रीजन के या पर्टिकुलर सेक्टर के या पर्टिकुलर नेटवर्क या कुछ विशेष फंक्शंस के अलग अलग होते हैं, जिसमें 2 तो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 3 जो हैं वो सर्विस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 24 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो बहुत सारे इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं प्रेसिडेंट के बाद। वोटिंग पावर जो है वो कंट्री के कैपिटल सब्सक्रिप्शन पर निर्भर करती है, इसका कितना योगदान है, किसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उसके आधार पर उनका शेयर निर्धारित किया गया है। और ये देखेंगे कि इसका कितना शेयर है, विच इज़ बेस्ड इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आधार पर। तो इसी वजह से जो ज़्यादा वेल्दियर नेशन थे, मोर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसके मेजर शेयर होल्डर हैं और इसीलिए उनके पास जो है वोटिंग पावर भी ज़्यादा और ग्रेटर पावर है, इन्फ्लुएंस करने की शक्ति उनके पास है। और जब ये बनाया गया था ये संगठन, तो इसमें जो उस टाइम के जो ताकतवर देश थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका इसमें ब्रिटेन की और अमेरिका की थी इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में, वर्ल्ड बैंक, IBRD को और IMF को। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि इन्हीं की मोनोपोली है। आज भी अमेरिका की इस पर एक किस्म से वीटो पावर, अमेरिका को उसकी सहमति के बिना कोई फैसला संभव, कोई बड़ा चेंज इसके चार्टर में, इसके संविधान में संभव नहीं है। द बैंक ऑब्टेन इज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स कंट्रीज। इसके पास जो फंड आता है वो निर्धारित किया जाता है कि कौन कंट्री कितना इसमें कंट्रीब्यूशन देगा, एक शेयर निर्धारित किया गया है और उस शेयर के आधार पर उनकी वोटिंग पावर भी निर्धारित की गई है। तो उसी के आधार पर इसकी जो नेट अर्निंग जो होती है वो एक्रूड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन IBRD एंड IFC लोन, जो लोन देते हैं उन पर जो इंटरेस्ट इनको मिलता है उससे इनकी कमाई होती है, जिससे ये अपने रूटीन के खर्च निकालते हैं। अब लेटेस्ट जो वोटिंग शेयर है, हालांकि ये बदलता रहता है, लेकिन जो लेटेस्ट है जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे है, जो 6 फरवरी 2024 का जो डाटा है, जो 9 फरवरी को इशू किया गया था, उसमें कहा गया कि जो लेटेस्ट शेयर ये है, इनका जो बड़े शेयर होल्डर है, तो सबसे बड़ा शेयर यूनाइटेड स्टेट्स का है 15.51%। फिर सेकंड नंबर पे जापान आता है 7.09%। फिर चाइना आता है 5.92%, जर्मनी है 4.22% एंड UK है 3.86%। फ्रांस का भी इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्वल है 3.16%। और फिर इंडिया, इनके बाद इंडिया आता है जो 3.04% है, जो धीरे धीरे बढ़ाया गया, पहले कम था। अमेरिका का वोटिंग शेयर कुछ कम हुआ है 1-2% पहले से, पहले 16-17% तक था, कम हुआ है। चाइना का शेयर भी काफ़ी बढ़ा है, जैसे पहले कम था, चाइना ने ज्वाइन भी 1980 के आसपास इसको किया था, पहले इसका मेंबर ये नहीं था। रशिया का शेयर भारत के बाद आता है वोटिंग शेयर जो 2.82%, फिर सऊदी अरेबिया 2.75 और इटली 2.59%। जो सबसे बड़े शेयर होल्डर ना वोटिंग शेयर जिनका है वो ये देश हैं। और इसमें एक बात ये भी बताने की कि इसमें कोई भी बड़ा डिसीजन जो है, कोई भी बड़ा चेंज जो है इसके चार्टर में वर्ल्ड बैंक के, उसके लिए एक सुपर मेजॉरिटी चाहिए 85% की। उसके 85% के बिना कोई भी चेंज नहीं हो सकता इसके चार्टर में। और अमेरिका के पास अकेले के पास आज भी 15.51% है। इट मीन्स USA हैज़ वीटो पावर इन वर्ल्ड बैंक आल्सो। तो इसमें भी उसकी वीटो पावर है, उसकी सहमति के बिना कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता। अब भारत के साथ, अब भारत जो मैंने पहले बताया है कि भारत फाउंडर मेंबर रहा है IBRD का, IDA का और IFC का फाउंडर मेंबर रहा है, और मीगा को बाद में ज्वाइन किया है, और जो सेटलमेंट बॉडी है उसको ज्वाइन भारत ने नहीं किया है। भारत ने जो पहला बैंक लोन प्राप्त किया था वो $34 मिलियन था, जो कि IBRD से प्राप्त हुआ था नवंबर 1948 में, फॉर रेलवे रिहेबिलिटेशन के लिए। दिस वाज द वर्ल्ड बैंक फर्स्ट लोन टू एन एशियन कंट्री। किसी भी एशियन कंट्री को दिया जाने वाला पहला लोन था। सबसे पहला लोन वैसे IBRD ने फ्रांस को दिया था
बनने के बाद। लेकिन अगर एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो पहला भारत का नंबर था जिसको वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था 1948 में। इसके बाद 1950 के दशक में हमारा सबसे बड़ा सोर्स था वर्ल्ड बैंक, जिसको उधार लेने का सबसे ज़्यादा उधार हम वर्ल्ड बैंक से ही लेते थे। 1960 के दशक में वर्ल्ड बैंक प्रोक्योरिंग फॉरेन एक्सचेंज नीडेड टू सेट अप फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सारे हमारे पावर प्लांट्स में, स्टील प्लांट्स में, इसमें बोकारो, दुर्गापुर, टाटा एयर स्टील, इसमें उनको वर्ल्ड बैंक ने हमारी मदद की थी। इसके अलावा हेल्थ इशू में भी या हेल्थ रिफॉर्म में भी या एजुकेशन फैसिलिटी में भी हर जगह वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एजुकेशन से या इंफ्रास्ट्रक्चर से या हेल्थ से जुड़े हुए हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक ने हमारी मदद की है, यानी कि हमें लोन दिया है। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में जो था IDA से हमारे बहुत ज़्यादा, जो मैंने बताई थी, जो सस्ते दर पर या बिना ब्याज के लोन देती है, जो इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो एक संस्था है, उसमें 3/4 जो था वो वर्ल्ड बैंक लेंडिंग का अकेले इंडिया को लगभग मिलता था। और इंडिया वाज द फॉर एंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ IDA फंड। सबसे बड़ा और बड़ा जो IDA का फंड इसको इंडिया को मिलता था। मोर देन 2/5 ऑफ ऑल द लेंडिंग, पूरी लेंडिंग का लगभग 2/5 जो है वो इंडिया को दिया जाता है, यानी कि IDA से सबसे ज़्यादा मदद भारत को मिलती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद के जो डिकेड्स आए उनमें एक तो चाइना ने ज्वाइन कर लिया इसको, वर्ल्ड बैंक को 1980 में। तो चाइना भी दावा करने लगा, क्योंकि चाइना भी भारत की तरह डेवलपिंग कंट्रीज था, बहुत बड़ी आबादी थी, तो वो भी वो सारी कंडीशन पूरी करता था जो इंडिया पूरी करता था, तो उसको भी IDA से जो है लोन दिया जाने लगा, जिससे भारत का शेयर घट गया। अकॉर्डिंग द ओवन क्लेम ऑफ लिमिटेड IDA रिसोर्सेज, IDA के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अब चाइना को भी हिस्सा जाने लगा। वर्सनिंग इकोनॉमिक फॉर्चून ऑफ अफ्रीका के कई देशों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और इंडिया की परफॉर्मेंस जो है कुछ बेटर होने लगी। इस सभी वजह से जो इंडिया को मिलने वाला शेयर था IDA का, IDA से जो मिलने वाला शेयर था इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो मिलने वाला शेयर था वो कम हो गया था। और 1980 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने अपना एम्फेसाइज भी शिफ्ट कर दिया। पहले लोन देता था, प्रोजेक्ट के लिए लोन देता था, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए या जो है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। अब ये पॉलिसी चेंज को फोकस करने लगा। वो कहने लगा कि पॉलिसीज़ पर फोकस देने लगा। वो कहने लगा कि जो देश वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त कर रहे हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना चाहिए, जिसको बाद में नाम भी दिया गया जो बहुत फेमस रहा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़। यानी कि उनको पॉलिसीज़ को एडजस्ट करना था और एक किस्म से जो इन्होंने बताया कि अपनी मार्केट में लिबरलाइजेशन लेके आओ, ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ और जो प्राइवेटाइजेशन करो और सब्सिडीज़ वगैरह को कम करो, या फिर जो आप अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर हैं उसको घटाओ, वेलफेयर की स्कीम्स को कम करो, तो जहाँ पर फ्री में मुफ्त में दिया जाता है, तो वो सब ये पॉलिसीज़ पर फोकस करने लगा। और उन देशों का जिनको लोन देता फिर उन पर ये फोकस करना कि वो अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करें। इसी तरह का हमारे साथ हुआ था। जब 1991 में जब हमने वर्ल्ड बैंक से और IMF से जो हमने सहायता मांगी तो हमारे साथ भी यही कंडीशन रखी गई थी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ अपनाने की बात कही गई थी। और उसमें हमने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी LPG की, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। उनके दबाव में अपनाई तो उन्हें कहा था लोन तभी मिलेगा जब आप इन पॉलिसीज़ को फॉलो करोगे। तो ऐसा फिर और सभी देशों के साथ किया जाता था कि हमेशा कंडीशन लगाते थे कि इस तरह से आपको इसको यूज़ करना या ये पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और उनकी फिर आलोचना भी होती है। उन्होंने एक किस्म से वेस्टर्न कैपिटलिज्म को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की कि सभी देश कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाएं और उसी के अनुसार अपनी मार्केट खोल दे। उसकी वजह से फिर और देशों का सामान जाएगा, तो इससे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक अच्छी बहुत ज़्यादा मार्केट मिल जाएगी जहाँ पर उनका सामान और ज़्यादा खप सकता है या उनको ट्रेड में और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। 1910 के दशक में फिर आते आते जो है वर्ल्ड बैंक ने सीरीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट भारत के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट में, जिसमें जो था इलेक्ट्रीफाइड रेल फ्राइट कॉरिडोर,
रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिफंक्ट इनलैंड वाटरवेज और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क में, ट्रांसपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने में बहुत सारे प्रोजेक्ट में 1910 के दशक में भी वर्ल्ड बैंक से हमें सहायता मिलती रही है, IDA से सहायता मिलती रही है। और 20 के दशक में जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक आया था, उस पेंडेमिक में भी एक वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को सपोर्ट किया। हेल्थ नीड, हमारे जो इमीडिएट हेल्थ नीड थी उसमें हेल्प की। और कंट्रीज एक्सटेंडेड फूड एंड कैश सपोर्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल्स को खाने में या कैश सपोर्ट में मदद की। और प्रोटेक्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को प्रोटेक्ट करने में वर्ल्ड बैंक का हमारी मदद मिलती रही है। तो शुरू से आखिर तक ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से वो काम करते रहे। अब इंडिया के बाद के अगर इकोनॉमिक रिलेशन देखें तो काफ़ी मजबूत रहे हैं। बहुत सारे भारत ने बहुत ज़्यादा लोन लिया और उसको चुकाया भी है। और भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मदद भी रही है। लेकिन अब बात आती है क्रिटिसिज्म की। भारत की भी ये क्रिटिसिज्म जो एक किस्म से, जिसकी हम चर्चा करेंगे, एक किस्म से भारत भी वर्ल्ड बैंक की क्रिटिसाइज़ करता है इन मुद्दों को लेकर, या कुछ रिफॉर्म, एक क्रिटिसिज्म रिफॉर्म भी शामिल है कि इन चीज़ों में बदलाव चाहता है। और अकेला भारत नहीं, ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इसमें भी जो कंट्रोल है वेस्टर्न, जैसे हमने देख लिया कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का और अमेरिका का इसमें डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को चैलेंज भी किया जाता है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए वर्ल्ड बैंक को यूज भी करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी भी आलोचना की जाती है। सबसे पहली तो क्रिटिसिज्म ये है कि डोमिनेंस ऑफ USA एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इसका डोमिनेंस USA का, जैसे हमने बताया था कि इसका प्रेसिडेंट जो है वो जो USA का ही सिटीज़न होता है। USA ट्रेडिशनल USA का प्रेसिडेंट ही उसका नाम नॉमिनेट करता है। और जब हमने वोटिंग शेयर में देखे तो सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर जापान और चाइना को छोड़कर जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिसमें फ्रांस, जर्मनी वगैरह आते। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का जो है वोटिंग शेयर भी ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो एक तो ये इनका डोमिनेंस है, और इन डोमिनेंस का ये फिर उसका अपना पॉलिटिकल वेटेज या पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी उसका उठाते हैं। किसी देश के साथ यदि इनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसको उसके लोन में ज़्यादा पास नहीं होने देते या उसको ग्रांट ज़्यादा नहीं देने जाते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है। कोल्ड वॉर के दौरान ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो इन्होंने अपने सहयोगियों को ही ज़्यादा प्रेफर किया लोन देने में या ग्रांट देने में। एक कंडीशन अटैच करते हैं लोन एंड ग्रांट के साथ, जो मैंने बताया था, एक तो SAP की, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। उनको कहती हैं आपको ये नहीं, ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और वो कंडीशन मानना उनके लिए बाध्यकारी होता है, जो इससे उसको कई बार उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। यूनिवर्सलाइजिंग वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये मैंने अभी बताया कि इसके माध्यम से जो ये स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट की पॉलिसी को जो सजेस्ट करते हैं वो एक किस्म से कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ है। और ये एक किस्म से जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइज करने का प्रयास वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है कि सभी देश जो हैं वो सोशलिज्म या किसी और सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाते हैं तो उसको छोड़ के कैपिटलिज्म को अपनाएं, क्योंकि कैपिटलिज्म अपनाने से वेस्टर्न कंट्रीज़ का या डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत फ़ायदा है, किससे, क्योंकि उनको एक बहुत सारी नई मार्केट्स मिल जाती हैं जहाँ पर अपना प्रोडक्ट वो बेच सकते हैं। हेल्पिंग सोशल वेलफेयर पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसमें एक चीज़ ये कही जाती है कि जो सब्सिडी आप देते हो गरीब आदमियों को, मुफ्त में कोई स्कीम चलाते हो, तो वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर आप उसको ख़त्म करो, तब तक अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म नहीं होगा। और जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आप जो है ग्रांट पाने के एलिजिबल नहीं बनोगे या लोन पाने के एलिजिबल नहीं बनोगे। तो हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह के एक क्षेत्र में, खासकर एग्रीकल्चर सब्सिडीज वगैरह को कम कर दिया। WTO के नियम भी इनसे जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि सब्सिडी जो है वो मार्केट डिस्टॉर्ट करती है, इसलिए उसको कम किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ को बंद करवाने का काम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा ना उसका वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ द्वारा किया गया, जो कि ये अटैच करते हैं ग्रांट के साथ। इग्नोरिंग ह्यूमन राइट्स
वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसको इनके लेने, क्योंकि जैसे कि कई बार ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर कोई बड़ा डैम बनाना है या कोई बड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, तो उससे उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ भी सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया, उसमें भी बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना था, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इसके प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई बार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। सिस्टमेटिक वीकनिंग ऑफ लेबर राइट्स यानी कि मज़दूरों के अधिकार को भी जो है कमज़ोर किया जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये है कि मज़दूरों को ज़्यादा अधिकार ना दिया जाए, जो योग्य हो जिससे ज़्यादा काम करवा सके कैपिटलिस्ट उनको रखा जाता है, उनकी जॉब सिक्योर नहीं की जाती, उनको बेसिक सुविधाएं नहीं होती, प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये मज़दूरों को मिलने वाले अधिकारों को जो है ये कमज़ोर करता है। ये कैपिटलिस्ट को या एक मालिक को ज़्यादा अधिकार देता है, इसकी बात करता है कि इससे ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी जब मालिक को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, और कंपिटिटिव मार्केट होगी जिसमें जो ज़्यादा योग्य होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी एक किस्म से लेबर्स के और राइट्स को एक कमज़ोर भी करता है जो प्रोजेक्ट में ग्रांट देता है उसके माध्यम से। अंडरमाइनिंग सॉवरेनिटी ऑफ द बोरोविंग नेशंस, अब उनकी सॉवरेनिटी अपने आप कम हो जाती है जब उनके पास आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपने ही डिसाइड कर दिया, आप ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाओगे, इसका मतलब वो देश की सरकार खुद इंडिपेंडेंट नहीं है अपने देश के लिए पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने के, बल्कि वर्ल्ड बैंक की सजेस्ट को कहने को तो एडवाइस कहते हैं, लेकिन एक किस्म से वो फोर्सफुली एक इम्पोजिशन होती है जिसको लादा जाता है, जिसको इनको मानना पड़ता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है और इकोनॉमिक असिस्टेंस की इनको आवश्यकता होती है। ओपेक एंड बाइस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात भी आलोचना करता है कि वो पारदर्शी नहीं है और बाइस्ड है, यानी कि जिन कंट्रीज़ का इसमें डोमिनेंस है, खासकर अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हो निष्पक्ष नहीं होता, वो बाइस्ड होता है। एक देश को ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन उनके फेवर का वहाँ पर रूलर नहीं है या फिर गवर्नमेंट नहीं है तो उसको नहीं मिलती ग्रांट, लेकिन कोई उनके फेवर का होता है तो ज़्यादा मिलती है। तो एक डिमांड ये भी की जाती है कि इसको जो है ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ बातों पर वर्ल्ड बैंक की भारत द्वारा और अदर डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक वर्ल्ड बैंक एंड जो है इंडिया का वर्ल्ड बैंक के साथ क्या संबंध है। धन्यवाद।